तो लीजिए सुनिए कमला उपन्यास का तीसरा अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उपन्यास के पहले के 2 भाग आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उमा सुंदरी जैसे ही नहा धोकर पूजा करने बैठी थी, एक तरफ मैरी सौदे की लंबी लिस्ट लिए बैठी थी। हिसाब मिलता नहीं था, 2 पैसे घटते थे। बेचारी हैरान हो रही थी और उमा सुंदरी का ध्यान उधर नहीं था। वह तो एकाग्र मन से गुरु मंत्र का जप कर रही थी। खूब मन लगाकर हिसाब करते करते मेहरी एकदम घबराकर उठ खड़ी हुई और सिर पर आंचल खींचकर कह उठी, माँ जी, बड़े बाबू। इतना कहकर रुपए में बचे हुए बाकी पैसे आंचल के खूंटे से बांधती हुई मेहरी वहां से खिसक गई। योगेंद्र मित्र ठाकुर द्वारे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। इस समय योगेंद्र मित्र को वहां देखकर उमा सुंदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामला क्या है। घबराकर उन्होंने स्वामी की ओर देखा। उस समय क्रोध के मारे योगेंद्र मित्र का सारा शरीर थर थर कांप रहा था। स्वामी की वह मूर्ति देखकर उमा सुंदरी जप करना भूल गई। पूछा, क्या हुआ? योगेंद्र मित्र ने कहा, देखा गुनहगार बेटे की कीर्ति। उमा सुंदरी ने ऐसा भाव दिखाया जैसे वह आसमान से गिर पड़ी। दोनों आंखें ललाट पर चढ़ाकर उन्होंने कहा, कैसी कीर्ति? किसके बेटे की कीर्ति? तुम्हारे हरेंद्र की कीर्ति, जिसे तुमने खूब विद्या सीखने के लिए कलकत्ते भेजा है। उमा सुंदरी इस इशारे का मतलब स्पष्ट ही समझ गई। वह अपने मन में सोचने लगी, यह बात उसके स्वामी के कानों तक आखिर पहुंचाई किसने? उन्हें बड़ा भय हुआ। यह बात जब स्वामी के कानों तक पहुंच गई है तब अवश्य ही कुछ अनर्थ होगा। असल में बात यह थी कि इस हवा पर उन्हें तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। अपने लड़के के संबंध में ऐसी कलंक की बात पर कौन माँ विश्वास करेगी? उनका लड़का तो अब भी वही बच्चा बना हुआ था। उसका हृदय अब भी वैसा ही सरल और निर्मल है। उसके द्वारा तो इतना बड़ा अनर्थ, ऐसा निंदनीय कार्य कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कमला के साथ पहले ही से उसकी सांठ काट दी। प्रेम था, पागल कहते क्या है। उमा सुंदरी का मन जोर देकर कहने लगा, ना ना, यह झूठ बात है, एकदम मिथ्या है। जैसे कुछ जानती नहीं ऐसा भाव दिखाकर उमा सुंदरी ने कहा, किसकी बात तुम कहते हो? हरेंद्र की। उसने ऐसा कौन सा काम किया है? योगेंद्र मित्र ने कहा, हमारे पड़ोसी मैत्र महाशय अपनी लड़की तथा बहुत सी औरतों के साथ लेकर गंगा स्नान करने कलकत्ते गए थे। उनकी स्त्री भी साथ गई थी। वहां से और सब लौट आए, केवल कमला ही नहीं लौटे। मालूम है, हरेंद्र वहीं उसे फुसलाकर ले गया और उसे कहीं छिपा रखा। यह सुनकर उमा सुंदरी के शरीर में जैसे आग लग गई। उन्होंने झनक कर कहा, हरेंद्र उसे ले गया? हाँ जी, तुम्हारा हरेंद्र। झूठ। किसने कही यह बात? योगेंद्र मित्र कुछ सिटपिटाकर चुप हो गए। कारण उमा सुंदरी की ऐसी उग्र मूर्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, किंतु वैसे ही उनका वह भाव दूर हो गया। उन्होंने शांत भाव से कहा, शशि का कोई नातेदार रेलगाड़ी पर बैठा कहीं जा रहा था। उसी ट्रेन में उसने हरेंद्र और कमला को एक साथ कहीं जाते देखा था। उमा सुंदरी ने कहा, शशि कहता है? वही बदमाश शराबी शशि। योगेंद्र बाबू, लेकिन यह झूठ कहने में उसका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं, और फिर वह क्यों ऐसी बात बनाकर कहेगा? यह तो ठीक है, उमा सुंदरी ने सोचा। सच तो है, शशि उन्हीं का नौकर है। उनके लड़के की कोई झूठी तोहमत लगाकर बदनाम करने में उसकी हानि ही है, लाभ कुछ नहीं। फिर इसके सिवा और 10 आदमी क्यों नहीं यही बात कहते फिरते? गांव में हरेंद्र के सिवा और भी तो बहुत से आदमी हैं। कलकत्ते में भी तो आदमियों की कमी नहीं। फिर सभी को छोड़कर हरेंद्र को ही क्यों केंद्र बनाकर यह निंदा का चक्र चल रहा है? इस क्यों का तो कुछ समाधान नहीं होता। उमा सुंदरी ने कहा, तो फिर अब तुम क्या करोगे? योगेंद्र मित्र ने कहा, क्या करूंगा, यह भी मैंने ठीक कर लिया। हरेंद्र को अभी मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, वह आकर मेरे सामने खड़ा होकर जवाब दे कि इतने लोगों के रहते उसी का नाम क्यों लिया जा रहा है। उसके बाद मैं उसका यथोचित न्याय करूंगा। उमा सुंदरी ने कहा, लेकिन सुनो, केवल लोगों के मुंह से उड़ती हुई अफवाह सुनकर पहले ही से लड़के के साथ कुछ कठोर व्यवहार न कर बैठना। 1000 हुआ, अब सयाना हुआ। किसी बात की तुका फजीयत न होनी चाहिए। देखो, कभी मैंने तुम्हारी मर्जी या इरादे के खिलाफ कुछ कहने या करने का साहस नहीं किया, ना आज करूंगी। बड़े दुख में पड़कर आज यह प्रार्थना करती हूँ कि पहले ठीक ठाक पता लगा लो, ठीक खबर जान लो, उसके बाद अगर लड़के को दोषी पाओ तो जो जी आए सो करो। योगेंद्र मित्र ने कहा, इसमें तो मुझे कुछ विशेष जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं। जान पड़ती कलकत्ता जैसी जगह में जब लड़के को अकेला छोड़ दिया है, तब अगर एक दिन ऐसी कोई बात उससे हो जाए तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। खैर, मैं पहले ही तुमको बतलाए देता हूँ। इसके बाद मेरे आगे रोने धोने से कुछ ना होगा। मैं उस पर ध्यान भी ना दूंगा। हरेंद्र से मैं इस मामले में स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। उसके बाद जो मुझे करना होगा वही करूंगा।
इतना कहकर योगेंद्र मित्र वहां पल भर भी नहीं खड़े हुए, सीधे अपने दफ्तर में चले गए। हरेंद्र को उसी समय चिट्ठी लिखनी थी। स्वामी के चले जाने पर उमा सुंदरी कुछ देर तक जड़ की तरह उसी पूजा के आसन पर खड़ी रही, जैसे उन्हें काट मार गया। उसके बाद देव मूर्ति के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करने के बाद उमा सुंदरी ने कहा, भगवान अब की आपत्ति से रक्षा करो। माता की बात, माता की इज्जत रख लो। माता की इतनी बड़ी आशा धूल में न मिलने पाई। उनकी दोनों आंखों के कोनों में से आंसू की बूंद मोती की तरह चमक उठे। क्षितिज चंद्र चौधरी कपिलडांगा के जमींदार का इकलौता लड़का कलकत्ते में रहकर शिक्षा पा रहा था। पटलडांगा की एक गली में मध्यम श्रेणी के सजे सजाए दुरुस्त मकान में किराए पर वह रहता था। क्षितिज ने उस मकान को बदस्तूर अंग्रेजी ढंग और कायदे से सजा रखा था। वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए के लेक्चर अटेंड कर रहा था। घर में एक नौकर और एक गुमास्ता ही केवल उसके साथ रहता था, इसलिए अक्सर बाहरी लोगों यार दोस्तों का जमघट ऐसा लगता रहता था और उनका शोरगुल हाहा हुक्का उधम इतना हुआ करता कि बाहर से जो कोई अजनबी उसे सुनता समझता कि इस घर में कोई ब्याह काज होने वाला है और इसी से यहाँ धूम मची हुई है। क्षितिज की अवस्था 23-24 वर्ष की होगी। खूब शौकीन लड़का, चेहरा भी सुंदर, दाढ़ी मुंह सफाचट, आंख पर कीमती चश्मा चढ़ा करता। क्षितिज हारमोनियम बजाना जानता है, गाना गा सकता है, तस्वीर बनाने की कला भी कुछ कुछ आती है। बहुत बड़े जमींदार घराने का दुलारा लड़का होने पर भी वह हद से ज़्यादा नाजुक या परिश्रम करने में असमर्थ बिल्कुल गोबर गणेश नहीं है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी तरह की कमजोरी नहीं। चार हमजोली के लोग यार दोस्तों के मुझसे अपनी तारीफ सुनना उसे पसंद है। सादे शब्दों में जिसे मुसाहबत कहते हैं, उसके मुँह को जानकर हो चाहे बिना जाने बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। इष्ट मित्रों और मुसाहबों के बीच वह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। उसके दोस्त कहते हैं उसके सिर के बालों को कटाव में या गले में रेशमी डालने के ढंग से, यहाँ तक कि उसके चलने फिरने में भी एक तरह की खूबी है। कैटलॉग देखकर क्षितिज ने बम्बई से इब्सन और बर्नर्ड शॉ की ग्रंथावली जिस दिन मंगा ली, इब्सन की एक किताब खुलकर उसका पहला सफ़ा उलटते ही ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम देखकर उसका मित्र जगदीश एकाएक चिल्ला उठे, यही तो आर्टिस्ट के लक्षण है। अतः दौलत का अधिकारी होकर क्षितिज ने संपूर्ण विश्व को प्रथम यौवन के नशे में बहुत ही सुलभ दृष्टि से देखा है। दिन ब दिन सुलभ को अपने हाथ में करने की इच्छा तो उसके मन से गायब होती ही जा रही थी, जिसके उसके सिवा ऐसा हो गया कि वह सभी सुलभ वस्तुओं को ग्रहण न करना चाहता। गांव वाले घर में उसकी विधवा माँ, अवस्था में उससे बहुत छोटी एक बहन थी। क्षितिज का ब्याह अभी तक नहीं हुआ था। विधवा माता ने जिस दिन देख सुनकर एक सुंदर कन्या के साथ उसके ब्याह की बातचीत करनी ठीक चाहिए, उसी दिन एक बहुत बड़े अंग्रेजी उपन्यास को पूरा कर चुकने के बाद एक लंबी सांस छोड़कर क्षितिज ने अपने मन में सोचा, सचमुच यह भी कोई ब्याह है? न जान न पहचान एक बनारसी साड़ी की पोटली में बंधी हुई कोई लड़की ना जाने कहाँ से लाकर पास खड़ी कर दी जाए और उसे पीठ पे अक्षय की बोझ की तरह बांधकर जिंदगी की राह पर तय करो, चल पड़ो। ऐसे बेमेज ब्याह की क्या की तो ऐसी की तैसी। उसने जाकर माता से क्या, ब्याह की अभी कोई ज़रूरत नहीं जान पड़ती माँ, जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत मालूम पड़ेगी उसी दिन कह दूंगा। आज मैं कलकत्ते जाता हूँ, मेरा कॉलेज खुलेगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लड़के की बातें सुनकर माँ सन्नाटे में आ गई। खैर उन्होंने जोड़ न देना ही मुनासिब समझा। आकाश की ओर एक बार देखकर लंबी सांस छोड़ने के सिवा कुछ ना कहा। लड़के के ने कुछ यह तो कहा नहीं कि वह ब्याह करेगा ही नहीं। कलकत्ते आकर क्षितिज ने मित्र मंडली के बीच अपने इस मत की घोषणा कर दी कि पहले से प्रेम हुए बिना ब्याह नहीं किया जा सकता। पुराने ढंग से ब्याह करना झक मारना है। क्षितिज का मित्र गणेश सब मित्रों से बढ़कर उसका कट्टर भक्त, समर्थक और समझदार था। इसका मुख्य कारण यही था कि गणेश गरीब था, उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी और जरूरत होने या होने पर भी ना होने पर भी अक्सर क्षितिज से उसे सहायता मिला करती। घूमने जा रहे हैं, एकाएक गणेश का जूता फट गया। फौरन क्षितिज का कोई कीमती जूता गणेश ने अपने पैर में पहन लिया और उस पर उसका सदा के लिए अधिकार हो गया। बीच बीच में जोरू की या बाल बच्चों की तबीयत खराब होने पर गणेश क्षितिज के पास दौड़ा था और डॉक्टर की फीस, दवा, दाम मांग लेने के में वह अभिन्न हृदय मित्र कभी रत्ती भर संकोच नहीं करता था। ना क्षितिज उससे कुछ कैफियत तलब करता, चुपके से नोट निकालकर हवाले कर देता। फिर अगर गणेश के मुख से क्षितिज की प्रशंसा की मात्रा और सब मित्रों की अपेक्षा अधिक हो तो इसमें विचित्रता ही क्या है। क्षितिज के मुंह से ब्याह के संबंध में ऐसी सम्मति सुनकर तुरंत कह उठा, बेशक ऐसा तो होता ही है, लेकिन गणेश का ब्याह हो चुका था और वह पुराने ढंग से ही हुआ था। विवाह के पहले से स्त्री के साथ प्रेम की कौन कहे, कभी उसकी भेंट भी ना हुई थी।
कारण गणेश की स्त्री का मायका एकदम बंगाल के काले कोसों पर था। ब्याह के पहले कभी स्वप्न में भी उसने उधर पैर नहीं रखा था। गणेश की बात सुनकर रमेश कह उठा, तुम तो ऐसा न कहो गणेश जी, तुम्हें तो ऐसा कहना नहीं हुआ था। तुम्हें तो पहले बीबी मिली थी, फिर चाहे भले प्रेम हुआ, स्त्री लाभ के पहले स्त्री से प्रेम का आनंद तुम क्या जानना। हंसकर क्षितिज देखा, जरा भी सब्र न कर सके गणेश। गणेश ने बहुत ही करुण हंसी होठों पर लाकर कहा, बड़ी भूल हो गई भाई, क्या करूं। इसी तरह अपने दोस्तों की मजलिस में बैठकर क्षितिज का मन दुर्लभ वस्त्रों की ही ओर दौड़ता। इसी समय एक नया शौक चल रहा। वह शौक था मोटर गाड़ी पर चढ़ने और उसे चलाने का। पटलडांगा की जिस गली में क्षितिज रहता था, उस गली के मोड़ पर ही रहने वाले एक बाबू साहब ने नई नई मोटर खरीदी और उस गाड़ी का भोंपू आठों पैर बजाते हुए इधर उधर उसे दौड़ाने लगे। यह देखकर क्षितिज का एक मित्र एक दिन कह उठा, यह तो असहनीय उठा है भाई क्षितिज, अब तुमको भी एक मोटर जरूर खरीदनी चाहिए। क्षितिज ने कहा, अच्छा। उसके बाद जो कहा वही कर दिखाया। एक सप्ताह के भीतर ही स्टुअर्ट कंपनी की दुकान से एक बहुत बड़ी कीमती गाड़ी खरीद ली गई। इसके बाद क्षितिज को भी मोटर का ऐसा नशा सवार हुआ, उसके आगे गाना बजाना, इब्सन और बर्नार्ड शॉ की पुस्तकों का अध्ययन, सब कुछ दब गया। क्षितिज को एक झकती, वह यही कि जो चीज अपने हाथ में लेता, जो काम शुरू करता, उसी की धुन सवार हो जाती। अब उसे मोटर चलाने की धुन सवार हो गई थी। उस दिन कोई बड़ा भारी योग था। देश विदेश के यात्री दूर दूर से कलकत्ते में उस अवसर पर गंगा स्नान करने आए थे। सड़कों पर भारी भीड़ नजर आती थी। क्षितिज के सभी मित्रों ने स्वयं सेवकों में नाम लिखा लिया था। इस कारण उस दिन क्षितिज का डेरा शून्य था। गणेश एक चालाक छोकरा था। उसने स्वयं सेवकों में अपना नाम नहीं लिखाया था। कौन बेकार की इतनी मेहनत करे। बातों बातों में एक दिन क्षितिज ने कहा था कि तुम सब लोग तो स्वयं सेवक बनकर मेले देखने जा रहे हो, मेले में काम करने जा रहे हो। मैं अकेले घर में बैठकर क्या करूंगा। मैं भी तुम्हारे दल में अपना नाम लिखाकर भर्ती हो जाऊं। सब दोस्तों के जमा होने पर मोटर चढ़ने के आराम में खलल पड़ता था। इसी से गणेश ने निश्चय कर रखा था कि उक्त योग के दिन क्षितिज को लेकर वह मजे में मोटर पर मेले की सैर करेगा। किंतु क्षितिज के मुंह से वॉलंटियरों में उसकी भर्ती होने की बात निकलते ही गणेश का जी धक से हो गया। वह चटपट कह उठा, अब तो और किसी को वे लोग भर्ती नहीं करते, जरूरत से ज्यादा नाम आ गए। मैं खुद गया था लेकिन नहीं लिया गया। अगर उस समय कोई लड़का इस बात पर बहस करने लगता तो बात आगे बढ़ती। अवश्य ही गणेश को हार कर झेपना पड़ता, लेकिन उस समय बहस करने लायक किसी के मन की अवस्था नहीं थी।